जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो क्लास रहने वाला है पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर रहने वाला है। और ये जो पंचवर्षीय योजना का ये जो क्लास नंबर ये 2 है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्लास 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। क्लास 1 और 2 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना ये बहुत अधिक लंबा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। इसमें क्लास 1 यानी भाग 1 और भाग 2 करके। तो भाग 1 में हम लोग पंचवर्षीय योजना का 1 से लेकर के 6 तक कवर कर चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर के 12 तक को कवर करेंगे, क्योंकि 12 के बाद में जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग को ले आया गया। तो पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। तो इस क्लास में हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना का यानी कंप्लीट फुल फाइनल कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ में नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना का ये जो आप जान ही रहे हैं कि भाग नंबर 2 है। कौन सा ये भाग नंबर 2, यानी कि भाग 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें 6 तक कंप्लीट क्लियर कराया गया है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो देख रहे हैं आप, 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1985 में हुई। कब हुई शुरुआत इनकी? 1985 में, और ये 90 तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में शुरू हुई और 1990 तक चली, इसलिए इसका कार्यकाल जो है 85 से 90 माना गया है। कहते हैं यह योजना जो है यह जॉन डब्ल्यू मिलर, कौन है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। और इस चीज़ को आप एक बार ध्यान में रखें कि सभी पंचवर्षीय जितने भी योजनाएं हैं उनके सभी का मॉडल को याद नहीं रखना है आपको उसमें मॉडल मुख्य रूप से याद करना है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। इसके बाद में जैसा होगा क्या का 8वीं हो गया, 9वीं हो गया, 10वीं हो गया। जो योजना सफल रही लगभग उन सभी का एग्जाम में लगभग उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी पर जोर देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहते इस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा आया, वह नारा था भोजन काम और उत्पादन। तो भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1985 से 90 तक। यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। और इस परियोजना में कौन सा नारा आया? तो रोजगार, कौन सा है? भोजन काम और उत्पादन। कहते हैं कि जवाहर रोजगार योजना का जो शुरुआत किया गया ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक योजना चलाया गया जवाहर रोजगार योजना, और इसकी शुरुआत जो है 28 अप्रैल 1989 से हुई। कब हुई इसका स्टार्ट? 28 अप्रैल 1989। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि 28 अप्रैल 1989 को यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना। आपको इसका ईस्वी याद रखना है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरुआत की गई? 28 अप्रैल 1989 को। इसके बाद में इंदिरा आवास योजना, जो कि आज आप लोग जान रहे हैं कि इंदिरा आवास योजना को पीएम आवास योजना कर दिया गया है। पहले उसको इंदिरा आवास योजना कहते थे, वर्तमान में उसका नाम बदल करके पीएम आवास योजना कर दिया गया है। तो इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत की गई थी वो भी आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान में ही स्टार्ट हुआ था। और ये कब हुआ था? 1985 से 86 में। आपको याद रखना है कि इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई? 1985 से 86 में। 1985 से 86 में इंदिरा आवास योजना, और 1989 में क्या चलाया गया? तो जवाहर रोजगार योजना। आपको याद रखना है जवाहर रोजगार योजना 1989, 28 अप्रैल 1989, और इंदिरा आवास योजना 85 से 86 में। और इंदिरा आवास योजना को भी वर्तमान में नाम बदल करके उसको पीएम आवास योजना को कर दिया गया है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से आपका यही सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। और इसके बाद क्या होता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर से कुछ समय के लिए योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना को क्या करते हैं? स्थगित कर देते हैं। फिर से योजना अवकाश यानी कि आ जाता है। योजना अवकाश का मतलब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे। योजना अवकाश इसलिए लाया जाता था तो योजनाएं जब ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रही थी, वो सफल नहीं हो पा रही थी, तो आखिर उसमें क्या कमियां रह जाता, क्या त्रुटियां रह जाता था, उसके लिए योजनाओं में स्थिरता आ जाता था। यानी कि योजनाओं को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। उसको कहा गया अवकाश, यानी कि छुट्टी दे देना एक तरह से। यानी योजनाओं को जो बंद कर दिया जाता था उसके बाद जो समय चल रहा था, आखिर देखिए पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगा लेकिन काम तो फिर विदेश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना बंद कर दिए और काम भी बंद हो जाएगा, देश फिर कैसे चलेगा? तो देश को चलाने के लिए उस जगह पे अवकाश योजना लाते थे। अवकाश योजना जो है ना, वो बीच में जितना दिन तक पंचवर्षीय योजना नहीं बनती थी, नहीं
लाया जाता था तब तक में वह अवकाश कहलाता था, इसलिए उसको अवकाश योजना कहा गया। तो अवकाश योजना फिर से जो आया वो 90 से 92 यानी 2 साल के लिए फिर से बीच में अवकाश योजना आया। और अवकाश योजना के दरमियान में क्या हुआ, कहता है राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण शुरू हुआ। यानी ये जो अवकाश योजना फिर से दोबारा लाया गया, तो दूसरी बार जो अवकाश योजना आने के कारण क्या था, वो था राजनीतिक में अस्थिरता, यानी राजनीतिक में बहुत तरह से अस्थिरता आ चुकी थी। देश की हालत व्यवस्था जो उस वक्त बहुत ही मतलब कि राजनीतिक पार्टियां आपस में स्थिर नहीं थी। तो ये कहता है देश की राजनीतिक अस्थिरता, साथ ही साथ में आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया भूकंप हो गया, आपदा हो गया, ये सभी आर्थिक संकट का कारण है। तो इन वजह से जो क्या हुआ, बीच में योजना अवकाश को लाया गया, जो कि 90 से 92 तक चला। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना आया। कौन सी पंचवर्षीय योजना आया, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक, 92 से 97, 1992 से 97 तक आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना आया, जिसकी रूपरेखा जो है प्रणब मुखर्जी, जो हमारे बाद में जाकर के राष्ट्रपति बनते हैं, प्रणब मुखर्जी जो है ना, वो क्या है, इनका रूपरेखा तैयार करते हैं। कहते हैं यह योजना जो है प्रणब मुखर्जी तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं, प्रणब मुखर्जी। और यह जो मॉडल था, यह राव मनमोहन सिंह मॉडल, राव का मतलब क्या, पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन का मतलब मनमोहन सिंह, ये राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित था। आपको याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना तैयार किसने किया, तो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था राव मनमोहन सिंह मॉडल। तो राव का मतलब हो गया पीवी नरसिम्हा राव, उसके देखरेख में किया गया, और मनमोहन सिंह इसके जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया, इसीलिए इसको राव मनमोहन सिंह मॉडल कहा जाता है। और इसको तैयार किसने किया, तो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया। अब देखिए इस योजना का यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, मानव संसाधन का विकास। क्या था इसका, मानव संसाधन का विकास। आपको ध्यान में रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, मानव संसाधन का विकास। आपको बता दें मानव संसाधन का विकास का मतलब क्या हो गया, मानव के जितने भी संसाधन है, जैसे आपका हो गया जितना भी यातायात हो गया, यानी मानव की सुविधाओं के लिए जितने भी हैं स्थिति वस्तुएं सामग्रियां जो भी, तो मानव संसाधन कहलाती है। तो मानव संसाधन का विकास पर ज्यादातर जोर दिया गया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्थिति के बारे में यहाँ पे बात मतलब जोर दिया गया। कहता है यह योजना जो है, यह योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको इसमें कई स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, लेकिन हम जो कह रहे हैं ये बातें तो आप स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। आपको हम बता दें एक क्या था, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989। जवाहर रोजगार योजना कब हुआ, 28 अप्रैल 1989। पीएम इंदिरा गांधी आवास योजना, 85 से 86। और ये जो है ये क्या है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। तो ये आप 3 योजनाओं को दिमाग में रखिए। पहला क्या बताएं, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में शुरू किया गया। और ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू किया गया। ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान में चल रहा है। तो आपको बता दें 92 से 97 तक क्या है आपका 8वीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें। कहते हैं राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान में की गई। और ये कब की गई, 1993 में। अब इसको किया था किसने स्थापना, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रयास से ये किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष क्या है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान में किया गया। कहते हैं इसमें जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक और इम्पोर्टेंट कदम क्या रखा था कि 15 से लेकर के 35 वर्ष के जितने भी निरक्षर लोग थे, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे, उनको सरकार के द्वारा इस योजना के तहत में साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया, यानी उनको पढ़ाने का, जिसको कि आप लोग जानते हैं कि सर्व साक्षरता मिशन। आप लोग को पता होगा कि बचपन में आप लोग सुने होंगे कि सर्व साक्षरता अभियान चल रहा था। वह सर्व साक्षरता अभियान, ये वही सर्व साक्षरता अभियान था जिसमें 15 से लेकर के 35 वर्ष के जितने भी मतलब कि पुरुष या महिला जो भी है उन सबको साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहे, सबको साक्षर करने का एक योजना चलाया गया। और वह योजना जो था ये इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। यानी कि 15 से लेकर के 35 वर्ष के लोगों को पूर्ण साक्षर बनाने का बल दिया गया, यानी कि लक्ष्य रखा गया। यानी कि वही जो था सर्व साक्षरता अभियान था बुजुर्गों के लिए, यानी कि जो अनपढ़ थे, 15 वर्ष से ऊपर था और 35 वर्ष से नीचे था, उन सभी को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। ये घर घर में, सबके गाँव में, ये मोहल्ले में ये सब चीज देखने के लिए मिलता था।
फिर कहता संभवतः यह योजना सफल योजना रही। यह योजना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना संभवतः क्या रही है, सफल रही, क्योंकि इसका जो विकास दर लक्ष्य रखा गया था ये लगभग उसको प्राप्त करता है, इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है अब तक की सफल योजनाओं में इसको माना गया। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना टोटल 1 से लेकर के 8 तक की बात करें तो उनमें से अगर बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना को ये ज्यादा सफलता हासिल हुई। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 9वीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आप देख रहे हैं ये 1997 से 2002 तक चला। 1997 में आया और 2002 तक, यानी 1997 से लेकर 2002 तक ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना आ गया। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ में आर्थिक विकास करना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, इसका था सामाजिक न्याय। कहने का मतलब है यहाँ पे न्याय पर ज्यादा बल दिया गया है। न्याय का मतलब समाज में हर तरह का बराबरी का न्याय हो, न्याय कहने मतलब इसमें न्यायिक प्रक्रिया इसमें अत्यधिक बेहतर करना का प्रयास किया गया। साथ ही साथ में समानता के साथ में आर्थिक विकास करना, समानता के साथ में आर्थिक विकास। आपको याद रखना है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य जो है किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, आपको याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कितने में था, 9वीं में। अब अच्छे से ध्यान कर ले इस बात को कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ में आर्थिक विकास पर बल जो है, यानी मुख्य उद्देश्य जो है किस पंचवर्षीय योजना की देन थी, ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना की देन। ये कब से कब तक चला, 1997 से लेकर के 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक चला है। कहता है यह योजना असफल हो गया। यह योजना क्या हो गया, असफल हो गया। और इसका मुख्य कारण क्या था, आर्थिक मंदी। क्या था इसका, आर्थिक मंदी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ, यह फेल हो गया। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ में आर्थिक विकास करना, और आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा था, और आर्थिक मंदी के कारण ये क्या हो गया, असफल हो गया। मतलब कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लचर बचर हो गई थी, और जो लक्ष्य रखा गया था उससे तो एक कोसों दूर रह गए, इसलिए यह योजना क्या हो गई, असफल हो गया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला 10वां पॉइंट, 10वां। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आप देख रहे हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में शुरू हुई और 2007 तक चली। 2002 से लेकर के 2007 तक। आपको ध्यान में रखना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या था, अब तक का सबसे सफलतम योजना का बात करें ये 10वीं था। और ये कब से कब तक चला, ये 2002 से लेकर के 2007 तक। 2002 से लेकर के 7 तक। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना 10वीं का था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। कहते इसमें 10 में, यानी पिछले 10 वर्षों में, 10 नहीं बल्कि 10 वर्षों में इसका लक्ष्य था कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का। इसका क्या था, इस योजना में प्रस्ताव लाया गया था कि पिछले यानी अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करनी। यानी जो व्यक्ति आज 100 रुपया कमा रहा है तो 10 वर्षों में वो 200 रुपया कमाएगा। यानी प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति का आय जो है अगर आज 100 रुपया है तो 10 वर्षों के अंदर यानी उसका आय दुगना होना चाहिए। यानी कि यह इसका लक्ष्य रखा गया था। कहता है क्या, प्रति 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगने करने का प्रस्ताव को रखा गया। कहता है यह अब तक की सबसे सफल योजना थी। यह अब तक की सबसे सफल योजना थी। इसका मुख्य कारण क्या है कि यह जो है ना, इसका जो जीडीपी जो है 7.5% प्राप्त किया, और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, 8%। यानी लगभग अपने ये लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसीलिए यह अब तक की सबसे सफल योजना है। ये जीडीपी का मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। ये सभी योजनाओं का अपना अपना लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। इसको याद रखिए आप कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी 7.5% की क्या हुई, प्राप्ति हुई। 7.5% की क्या हुई, प्राप्ति हुई। और लक्ष्य कितना रखा था प्राप्त करने का, 8%। इन 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा था कि अपना जीडीपी जो है वो 8% तक हम प्राप्त करेंगे, और लगभग यानी 7.5 यानी 7.5% तक ये प्राप्त करने में सफलता हासिल करती है। इसलिए इसको सबसे सफल योजना इसको माना गया है। अब देखिए यह मॉडल किस पर आधारित थी, ये थी गॉडगिल मॉडल पर। किस मॉडल पर, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, और ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित होने के साथ साथ में ये 7.5% लक्ष्य लेकर के ये सबसे सफल हुई। आपको याद रखना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, और इसके बाद में रखना कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना, दुगुना करना। ये 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करने वाला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉइंट किए गए हैं, नोटेड किए हैं इस पे कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का प्रस्ताव किस पंचवर्षीय योजना का देन था, लक्ष्य रखा गया था, ये 10वीं का था। इसके बाद आपको याद रखना कि यह अब तक की सबसे सफल योजना थी, और यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये थी गॉडगिल पर। ये किस पर थी, गॉडगिल पर। आपको एक ट्रिक भी हो जाता है यहाँ पे कि गॉड इसमें था इसलिए क्या हुआ, सफल हुआ। क्या था इसमें, गॉड था इसलिए ये क्या हो गया, सफल हो गया।
फिर कहता है जीडीपी जो 7.5% प्राप्त हुई और जबकि लक्ष्य कितना था इसका 8%। तो ये था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2007 से लेकर के 12 तक 2007 से लेकर के 12 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में शुरू हुई और 2012 में ये खत्म हुई। कहता है इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा था इसमें, इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम और समावेशी विकास करना। तीव्रतम और समावेशी मतलब हो गया कि जल्दी से जल्दी यानी तीव्र गति से, तीव्रतम का मतलब क्या हो गया, तीव्र गति से समावेशी विकास करना मतलब सभी रूपों से, यानी कि समावेशी मतलब क्या होता है एक साथ में सब को लेकर के चल करके इसका विकास करना, यानी हर क्षेत्र को जो जो क्षेत्र इसमें आते थे इसके अंतर्गत में रखा गया था लक्ष्य में, उन सबको लेकर के तीव्रतम विकास करने का लक्ष्य रखा था। यह था 11वीं का। कहते हैं इस योजना की जो जीडीपी थी, जीडीपी की प्राप्ति 8.3% प्राप्त हुई और यह जो है जबकि इसका लक्ष्य था 9% प्राप्त करने का। आपको हम बता दें सर्वाधिक जीडीपी की प्राप्ति हुई आपका 9वीं में। सर्वाधिक जीडीपी की जो प्राप्ति हुई ये सर्वाधिक जीडीपी की जो प्राप्ति हुई आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। आप इस चीज को नोट कर लें कि सर्वाधिक जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई और कितना हुआ तो 8.3%। 8.3% कितना अभी तक वृद्धि किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ। लेकिन इसको सबसे सफल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे सफल देखिए ये 9 पॉइंट इसका लक्ष्य रखा था, इसका 9% तक लक्ष्य रखा था, जबकि ये 8.5 से क्या रहा कम, यानी कि ये अपने लक्ष्य से थोड़ा काफी दूर था लेकिन सबसे अत्यधिक ये प्राप्त कर चुका था। इसीलिए यह कहा जाता है कि सर्वाधिक जीडीपी की जो प्राप्ति हुई वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, लेकिन सबसे सफल पंचवर्षीय योजना किसको माना गया, 10वीं को माना गया। क्यों, क्योंकि इसका 8 लक्ष्य रखा था और ये 7.5 को प्राप्त कर लिया। इसका लक्ष्य 9 था लेकिन ये 8.3 ही प्राप्त कर पाया, इसीलिए इसके मामले में ये क्या था थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी वो 8.3% वो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। यह अब तक की सबसे सर्वाधिक जीडीपी की प्राप्ति हुई थी। फिर कहता है इस योजना का में जो है शिक्षा के लिए विषय वस्तु का थीम बनाया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को माध्यम शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए उसका विषय वस्तु जिसको हम लोग थीम बोलते हैं वो रखा गया था। उसका नाम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। क्या था, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इस चीज को आप याद कर लें और इसी तरह से लिख लें इसको कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए जो विषय वस्तु का थीम बनाया गया था वो थीम क्या था, तो वह थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। क्या था थीम इसका, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद यह योजना जो है ना ये किस मॉडल पर आधारित था, ये था डीसी रंगराजन मॉडल। क्या था, डीसी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका डीसी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सा पंचवर्षीय योजना है, 12वीं है। कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2012 में शुरू हुई और 17 में समाप्त हुई। और आपको बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है पंचवर्षीय योजनाओं का सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि इसको यह योजना पूरा होने के बाद योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उसके जगह पे नीति आयोग को ले आया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आप देख रहे हैं 2012 में शुरू हुआ और 2017 तक चला। कहता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का, इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक और समावेशी धारणीय विकास। क्या था इसका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था तीव्र यानी कि अत्यधिक तेज गति से, अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा समावेशी यानी कि सभी को एक साथ लेकर के, तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। कहता है यह योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कहता है इस योजना के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के जगह पे नीति आयोग लाया गया, 2017 ईस्वी से लागू हो गया। तब से लागू हो गया 2017 ईस्वी से। कहता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके उसके जगह पे क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया, लागू हो गया, ये 2017 से लागू हो गया। अब बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का जो रूपरेखा तैयार किया गया था 1 जनवरी 2015 को ही। आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो गठन किया गया था, नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, और लागू कब से हो गया, ये 2017 ईस्वी से। आपको ये दोनों पॉइंट को याद रखना। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015, और नीति आयोग लागू कब किया गया, 2017 से, क्योंकि 17 तक क्या था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें। नीति आयोग में NITI नीति आयोग, नीति का इसका मतलब क्या होता है आप देख ले। NIT का मतलब यहाँ नीचे लिख रखे हैं, इसको हम बता रहे हैं अभी आपको। तो सबसे पहले जान लें कि नीति आयोग का जो रूपरेखा तैयार हुआ था 1 जून 2015 को तैयार कर दी गई थी, यानी गठन कर दिया गया था इसको। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जैसे कि योजनाओं का जितना हेड होता था वो प्रधानमंत्री होता था, योजनाओं के जितने क्रियान्वयन करने का अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री के हाथों में था। उसी प्रकार से उसी के जगह पे नीति आयोग लाया गया, इसलिए नीति आयोग का जो हेड हो गया यानी कि अध्यक्ष जो हो गया
वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब जी हो गए, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, नीति NITI का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल, क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस चीज को आपको बार बार बोलना है, 3-4 बार लिखना है, आपको याद हो जाएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म, मतलब इसमें क्वेश्चन रहेगा निम्न से नीति आयोग का विस्तारित रूप क्या है, या आपको दे दिया रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का शॉर्ट संक्षिप्त रूप क्या है, तो नीति हो जाएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का ही संक्षिप्त, ये नीति का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह आपका हो गया नीति आयोग का बारे में। कहते हैं कि भारत, एक पॉइंट हमने यहाँ लिख रखे हैं कि भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण करता है, भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण करता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से होता है। यानी कि भारत में जो वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को। आर्थिक सर्वेक्षण, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से कवर कर लिए। पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर के 12 तक थी, और हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 यानी भाग 1 और भाग 2 करके हम इसको कवर कर दिए हैं। तो आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने इस क्लास में और इसके पिछले क्लास में पूरी तरह से निचोड़ने का प्रयास किया, कवर करने का प्रयास किया। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जितना आपको कराए हैं इतना आप अच्छी तरह से लिख लें और इसी को अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर लें। इससे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यह जो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अनदेखा नहीं करें, इसको जरूर आप अच्छी तरह से कवर करने का प्रयास करें। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है, ये अपना कमेंट में अपने स्थान, अपने जगह का नाम जरूर लिखें। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वही ला रहा हूँ। मैं जहाँ तहाँ का जो मर्जी ऐसा तैसा टॉपिक को नहीं उठा रहा हूँ। मैं वही दृष्टि, मतलब इस क्लास का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें जहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलता है, मैं वही टॉपिक को कवर करा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो रोज आपके लिए कुछ न कुछ नया टॉपिक मिलता रहेगा, और वही टॉपिक मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।